यदि आप किसी भी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना होता है। और यदि आपका विषय हिंदी है तो तब मैं आप लोगों के सामने यूजीसी नेट के लिए जो सिलेबस डिफाइन किया है एनटीए ने, नेशनल टीचिंग एजेंसी ने, उसके बारे में बात करने आया हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम शिवम त्यागी है और आप जुड़ रहे हैं यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। देखिए, मैं सिलेबस को डिस्कस करने में एक एक पॉइंट का सहारा लूंगा तो वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन डिटेल्ड सिलेबस आप लोगों को एक एक पॉइंट को क्लियर करेगा। इसके बाद आपको किसी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है या कोई भी संशय आपको नहीं रहने वाला। पहले मैं आप लोगों को इसका ना डिटेल सिलेबस दिखा देता हूं। तो यूजीसी नेट का सिलेबस मैंने एक साइड में खोला हुआ है। देखिए, ये वेबसाइट, ये हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है यूजीसी नेट का सिलेबस। मैं यहां से एक डाउनलोड कर रहा हूं भाई आप लोगों के लिए। हिंदी का सिलेबस मुझे देखना है तो नंबर 20 हमारी हिंदी का कोड है। देखो भाई, ये नंबर 20 पर हिंदी का कोड है। तो मैं इसको ना डाउनलोड कर लेता हूँ एक बार तुम्हारे सामने। हिंदी का कोड केवल एक ही लैंग्वेज में और सिलेबस एक ही लैंग्वेज में होता है। तो ये आप लोगों के सामने हिंदी का सिलेबस है, ठीक है। कोड हमारे विषय का 20 है। 10 यूनिट में 10 इकाइयों में पूरे सिलेबस को यूजीसी नेट ने बांटा हुआ है। अब उन 10 यूनिट में क्या क्या है, अगर मैं आप लोगों को यूजीसी नेट का सर्टिफाइड सिलेबस दिखाता हूं तो ये है। मैंने इस सिलेबस को अलग से टाइप करके व्यवस्थित क्रम में लगाया है क्योंकि इसमें एक दो जगह यूजीसी नेट की त्रुटियां हैं। वो बात यूजीसी नेट अपने आप एनटीए भी मानता है। उदाहरण के तौर पर एक त्रुटि ऐसी बता देता हूं जिसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सर हाँ, ये ना धोखे से टाइपिंग एरर वाली कंडीशन होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों से बात करना चाहूं तो जैसे मान लो मीराबाई हैं, तो यहां पर लिखा मीरा और विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा संपादित। तो मीरा के आगे लिखा जाना चाहिए था मीराबाई पदावली विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी के द्वारा संपादित। या एक जगह और है, जैसे कविता, ये आप लोगों को दिखाई दे रही होगी विद्यार्थियों, महादेवी वर्मा की कविता द्रुत झरोत जगत के जीर्ण पत्र। तो ये महादेवी वर्मा की कविता नहीं है, ये कविता सुमित्रानंदन पंत में लिखी जानी थी। हालांकि सिलेबस में ये है, इसलिए मैंने इसको पूरा टाइप करवा के आप लोगों के सामने एक ना बिल्कुल सिस्टम से दे रहा हूं। एक ऐसी गलती और है, आप लोगों को बता देता हूं भाई। जैसे एक नाटक में एक गलती है, जैसे नाटक लिखा है आपका प्यारे विद्यार्थियों, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल। तो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है, लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक नहीं। तो ऐसी इसमें कुछ कमियां हैं, उन सबको मैंने सुधारते हुए ये आप लोगों के सामने सिलेबस कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं हम। ये है आपका। देखिए विद्यार्थियों, तो पहली यूनिट जो है उसमें हिंदी भाषा और उसका विकास दिया गया है, जिसमें कि क्या क्या आएगा, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब ये है कि आदि काल में, मध्य काल में हिंदी का विकास कैसे हुआ, भक्ति काल में विकास कैसे हुआ, बौद्ध आंदोलन आया तो उस पर हिंदी का क्या प्रभाव पड़ा, जैन आंदोलन का हिंदी पर क्या प्रभाव पड़ा, मुस्लिम आक्रमणकारियों का भारत में जो इन्वीजन, जो आक्रमण हुए हैं मुस्लिमों के, उसका हिंदी पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब इसमें आता है विद्यार्थियों। दूसरा, प्राचीन आर्य भारतीय भाषाएं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, ये पूरा क्रम आप लोगों को पता है, तो वो मध्यकालीन में आ जाएंगी, फिर आपका आधुनिक भाषाओं में आ जाते हैं। ऐसे ही मध्यकालीन आर्य भाषाएं, देखिए जैसे वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत तो यहां पर आ जाएंगी प्राचीन में। मध्यकाल में पाली, प्राकृत, शौरसैनी, मागधी, अर्धमागधी। अब देखिए क्या है, शौरसैनी का पार्ट है मागधी अपभ्रंश, है ना, अर्धमागधी अपभ्रंश, है ना, और उनकी विशेषताएं, ये सब आप लोगों को यहां पर देखने के लिए मिलने वाला है। दूसरा, अपभ्रंश और अवहट और पुरानी हिंदी, जो कि गुलेरी जी के द्वारा दिया गया नाम है, उसके बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे और ये प्रश्न हर बार आता ही आता है। यहाँ से आधुनिक भारतीय भाषाएं और उनका वर्गीकरण, मतलब यहाँ पर भाषा के साथ साथ बोलियां भी है। यहाँ पर विश्व के भाषा परिवार, भारत के भाषा परिवार, द्रविड़ियन भाषा परिवार, भारोपियन भाषा परिवार, सामीहामी भाषा परिवार, है ना, ये सारे भाषा परिवार आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। हिंदी का भौगोलिक विस्तार, मतलब हिंदी क्या केवल भारत में ही है या भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी है, तो पता लगेगा सर वैश्विक स्तर पर भी है, गयाना में है, सूरीनाम में है,
त्रिनिडाद में है, इसके अलावा साउथ अफ्रीका में है, अमेरिका का बहुत सारा प्रांत है क्योंकि इंडियन माइग्रेट होकर के बस चुके हैं, है ना, इंडोनेशिया में है, फिजी में है। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी का वर्णन है। तो इसके अलावा हिंदी की उपभाषाएं जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, इसके अलावा बिहारी हिंदी होगी, राजस्थानी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है ना। तो ये सारे आएंगे। उससे रिलेटेड गुजराती, मराठी, वहाँ से खस अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, वहाँ से भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। खड़ी बोली और ब्रज भाषा की जो है खड़ी बोली, ब्रज भाषा और अवधि, इनकी विशेषताएं, यहाँ से सवाल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। हिंदी की ध्वनियों का वर्गीकरण का आधार, जैसे कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्योष्ठ्य, तो वर्गीकरण हो जाता है। उसका आधार क्या रखा है? स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, अल्प प्राण स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर, सांस के आधार पर, नासिका के आधार पर, किसके आधार पर, वो सारा वर्गीकरण आएगा। इसके अतिरिक्त शब्द रचना में उपसर्ग, प्रत्यय और समास आएंगे, प्लस संधि भी आप लोगों के लिए आएगी। ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के रूप, ये व्याकरण का प्रश्न है। हालांकि यहाँ से प्रश्नों की संख्या कम होती है, लेकिन जो प्रश्न आता है गहरा प्रश्न आपको मिलता है। हिंदी वाक्य रचना आएगी जिसमें वाक्य के अंग, वाक्य के तत्व, वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार दो प्रकार से होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। रचना के आधार पर सरल, संयुक्त, मिश्रित। अर्थ के आधार पर जैसे विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, है ना, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। ऐसे ही वाक्य के तत्व आ जाएंगे, उद्देश्य, विधेय। वाक्य के अंग आ जाएंगे, उद्देश्य, विधेय। वाक्य के तत्व जैसे आपका आकांक्षा, योग्यता, अन्वय, तो ये 6 तत्व इस प्रकार से होते हैं, वो सब आएंगे। इसके अतिरिक्त प्यारे विद्यार्थियों, कंप्यूटर और हिंदी, तो हिंदी में कंप्यूटर का योगदान है। ठीक है, तो ये आएगा, कंप्यूटर गलत लिखा है, खैर कोई बात नहीं। संचार माध्यम और हिंदी, इसको अभिव्यक्ति और माध्यम और हिंदी कहा जाता है। इसके लिए हमको NCERT पढ़नी पड़ेगी, वो मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा। हिंदी के संवैधानिक स्थिति, संवैधानिक स्थिति में जैसे हिंदी की 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं ना, असमिया, बंगला, उड़िया, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, हिंदी, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो कैसे कैसे जुड़ी? शुरुआत में 14 थी, फिर बाद में सिंधी जुड़ी 21वें संविधान संशोधन 1967 में, फिर 1992 में जो 71वां संविधान संशोधन हुआ, वहाँ पर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जुड़ गई, और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली आपका सन 2003 में 92वें संविधान संशोधन से जोड़ दी गई। तो ये सारा पोर्शन आएगा। इसके अतिरिक्त आपको संविधान का भाग नंबर 17 आएगा, जिसका टॉपिक है राजभाषा, जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी का संपूर्ण वर्णन किया गया है। आर्टिकल 343, 343(1), 343(2), 344, 344(1), 345, 46, 47, 48, 349, 350, 350 का ए वाला पोर्शन आएगा, है ना, 351 आएगा। सारे के सारे पोर्शन आप लोगों को देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसके अतिरिक्त हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा और आर्टिकल्स भी हैं, जैसे आर्टिकल 21A आता है, शिक्षा का अधिकार है, हमें जानना आवश्यक है। आर्टिकल 45 आता है, आर्टिकल 35 भी आता है। ठीक है, 35 हो गया, 45 हो गया। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 51A का 11वां मौलिक कर्तव्य जो शिक्षा से रिलेटेड है वो भी आता है। आर्टिकल 120 आता है और आर्टिकल 210 आते हैं। तो ये इतने आर्टिकल हैं जो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, इन पर चर्चा करेंगे। हिंदी के विविध रूप, तो विविध रूप में क्या आएगा? जैसे हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी। हिंदी की रूप रचना में लिंग, वचन, कारक, ये सब आएंगे। भाषिक स्वरूप में स्वनिम, रूपिम, है ना, और हिंदी का जो बोलने का क्रम है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। नोम चोम्स्की से पिछले 2024 का अगर आप पेपर देखोगे सितंबर का, उसमें नोम चोम्स्की का जिक्र था, उनकी बुक का जिक्र था, तो वो आएंगे। ले वाइगोत्स्की का जिक्र होगा थोड़ा सा, है ना। तो हम इन विद्वानों के बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे। हिंदी के विविध रूप आएंगे, जिसमें आपका बोली क्या होती है, जिसको डायलेक्ट बोला जाता है। मानक भाषा मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज, राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा मतलब जो है नेशनल लैंग्वेज, जो कि भारत की कोई भी नहीं है। संपर्क भाषा मीनिंग कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, ये जो पोर्शन होते हैं। तो ये आपका यूनिट नंबर 1 है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बोलूंगा तो फौरी तौर पर यूनिट नंबर 1 जो है उसमें हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी का विकास, हिंदी की व्याकरण और हिंदी के विविध रूप, ये सारा पोर्शन आएगा। मैंने बोला है वीडियो लंबी होगी, लेकिन ये वीडियो आप लोगों को कंप्लीट है। इस वीडियो के बाद आपको किसी और जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं है कि सिलेबस में समझ में नहीं आया।
और इस एक बात और बताता हूं, अगर आपने इस वीडियो को ढंग से देख लिया, वादा करता हूं हर यूजीसी नेट के एग्जाम में 4 से 5 सवाल इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। आप कहोगे सिलेबस से कैसे सवाल कवर हो जाएंगे? तभी मैंने कहा ये ऐसा सिलेबस डिस्कशन है, ये न भूतो न भविष्यति, अभूतपूर्व है और ये भविष्य में भी नहीं होगा तो इसी की कॉपी होगी। ये ऐसा सिलेबस डिस्कशन आप लोगों के सामने मैं कर रहा हूं। चलिए, इस सिलेबस को करने के लिए मैंने भाई मतलब काफी समय तुम लोगों को दिया है। यूनिट नंबर 2, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सबसे बड़ी इकाई है। सर्वाधिक प्रश्न यूनिट नंबर 2 से आते हैं। ये 2 भागों में बटी हुई है। इसका पहला भाग हिंदी साहित्य का इतिहास है, दूसरे भाग में हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं हैं। यूनिट नंबर 2 के ही 2 भाग हैं, ठीक है। तो हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, ठीक है, कि कौन कौन सा इतिहास किसने लिखा। इतिहास लेखन की पद्धतियां, जैसे कि वर्ण अनुक्रम पद्धति होती है ना, जैसे कि काल अनुक्रम पद्धति होती है। तो इस प्रकार से जो पद्धतियां, हमारी विधेयवादी पद्धति, रचनावादी पद्धति, तो ये सारी पद्धतियां इस प्रकार से हमारे पास आएंगी। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण की सबसे पहले काल विभाजन, जैसे कि गारसा दत्तासी तो कर नहीं पाए थे, शिव सिंह सेंगर भी नहीं कर पाए थे, तो पहला काल विभाजन जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी के द्वारा किया जाता है। 11 भागों में बांट देते हैं। शुक्ल जी का ऑथेंटिक है, रामचंद्र शुक्ल जी का, इसके अतिरिक्त आपका राम कुमार वर्मा जी का आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, गणपति चंद्रगुप्त जी का, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का, मिश्र बंधुओं का, ये सारे काल विभाजन आएंगे। नामकरण कि किसने कौन से काल को क्या नाम दिया, मध्य काल को क्या नाम दिया, आधुनिक काल को क्या नाम दिया, कि किसने वो भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा, किसने भक्ति काल की 2 धाराओं के नाम लिए, किसने जो है उसको हृदयवादी विचारधारा कहा, संतों की विचारधारा को। इस सारे प्रश्न आप लोगों के सामने आएंगे। आदिकाल की बात करोगे तो आदिकाल की विशेषताएं आएंगी, इसके अलावा आदिकाल की प्रवृत्तियां आएंगी कि आदिकाल में क्या क्या आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आदिकाल की क्वालिटीज क्या क्या हैं, ये सारा पोर्शन आप लोगों को आएगा। रासो आदिकाल में ना 5 विचारधाराएं होती हैं, लेकिन मैं 6 बोलता हूं हमेशा। नंबर 1 सिद्ध साहित्य, नंबर 2 नाथ साहित्य, नंबर 3 रासो साहित्य, नंबर 4 जैन साहित्य, नंबर 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों व्यक्तिगत साहित्य। बौद्ध साहित्य तो उसमें नहीं आता। छठा होता है आदिकाल में गद्य साहित्य, है ना, तो जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, जैसे उक्ति व्यक्ति प्रकरण है ना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आपका रोड़ा कवि की रचनाएं हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, है ना। हम जो मतलब विवादित है, जिसके इतिहास के प्रमाण पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। रासो ग्रंथों की प्रामाणिकता क्या है, ये बात करेंगे। चंद्रवरदाई को पहला महाकवि कौन मान रहा है, हम ये बात करेंगे। हर एक पोर्शन पर छोटी छोटी डिटेल हमें चाहिए, है ना। व्यक्तिगत साहित्य में खासकर से अमीर खुसरो को पढ़ा जाता है, विद्यापति जी को पढ़ा जाता है, जय मयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि को पढ़ा जाता है, और आपका जो है और भी कोई कवि अगर हमको लगता है कि पढ़ना चाहिए तो बाकी मैं आप लोगों को बताता ही रहता हूं, ये तो कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा भक्ति काल आएगा। ये देखिए उत्तर मध्य, ये पहला मध्यकाल है, पूर्व मध्यकाल। तो भक्ति काल में भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण भारत में हुआ, कैसे हुआ भाई? शुरुआत में शंकराचार्य जी का जन्म हुआ 788 ईस्वी में, 820 ईस्वी में वो दिवंगत हो गए। तो वो क्योंकि शैव थे, तो वो जो उनके मत को मानने वाले थे अद्वैतवाद को, वो शैव दर्शन में आ गए। फिर जो है रामानुजाचार्य जी का जन्म हुआ, है ना, श्री पेरम्बदूर में, तमिलनाडु में। उनका जन्म 1017 में हुआ, मृत्यु 1137 में हुई। 120 वर्ष वो रहे, उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद दिया। उनको फिर वहां से आलवार संत निकले, तो आलवारों की संख्या 12 रही, जिनमें एक महिला भी रही, आंडाल नाम था, है ना। उनको जो वो 8वें नंबर की थी, 7वें आलवार जो थे वो उनकी पेरियार, वो उनका उन्होंने पालन पोषण भी किया था। मतलब पेरियार जी ने आंडाल जी का पालन पोषण किया था। तो आंडाल पेरवार की पेरियार जी की पुत्री कहलाती हैं। राजकुल शेखर कौन थे? कौस्तुभमणि के अवतार कौन थे? भगवान शिव की गदा के अवतार कौन, सॉरी भगवान विष्णु की गदा, कौमुदी की गदा के अवतार कौन थे, है ना। उनकी चरण पादुका के अवतार कौन थे? मधुकर कवि कौन थे? राजशेखर कौन थे, है ना। तो ये सारे के सारे आप लोग पढ़ोगे। बसवन्ना का शैव, वीर शैववाद पढ़ोगे। अब आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन यूजीसी ने सुना है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम पढ़ेंगे तो तब सुनेंगे, है ना। पूरा का पूरा आपका मणिक कवाचार के बारे में आप
पढ़ोगे आपका सुंदरार कौन है, तो ये भी एक आलवार भक्त हैं, और सॉरी नयनार भक्त हैं सुंदरार, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो ये पूरा पोर्शन आपका हो गया भक्ति का उदय। फिर वो भक्ति भारत में, उत्तर भारत में कैसे आई, पर वहां पर आपका रामानुजाचार्य हो गए, फिर उनके शिष्यों की श्रृंखला में राघवानंद जी आए, उनके शिष्य रामानंद जी आए, फिर रामानंद जी के 12 शिष्य हो गए, कबीर, सेना, धन्ना, पीपा, अनंतानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, सुखानंद, सुरसुरी, पद्मावती, ये 12 शिष्य हो गए। और इसके बाद इनकी एक परंपरा चल पड़ी, से कबीर जी के शिष्य खुद धर्मदास हो जाते हैं, नरहरियानंद जी के शिष्य तुलसीदास जी हो जाते हैं, तुलसीदास जी के शिष्य वेणी माधव दास हो जाते हैं, रैदास जी की शिष्या मीराबाई हो जाती हैं। तो पूरा का पूरा सीरीज ये चलती रहेगी। यहाँ पर संप्रदाय आएंगे, उनके प्रवर्तन के बारे में हम बात करेंगे। सूफी काव्य पढ़ेंगे कि कैसे इस्लाम के आने से सूफी आया, सुहरावर्दी संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय है ना, इसके अलावा हम आपका जो है ज़कारिया संप्रदाय, 12 संप्रदाय हैं सूफियों के, उनमें से 5 हम लोग पढ़ेंगे। निज़ामुद्दीन औलिया कैसे आए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कैसे आए, तो उनका उनसे क्या संबंध था। इसके अतिरिक्त प्यारे विद्यार्थियों बाबा फरीद, बुल्ले शाह बाबा फरीद को पढ़ना इसलिए भी जरूरी है, आपके यहाँ जो यूजीसी नेट में उपन्यास हैं उनकी कविताओं का जिक्र उनमें भी है। बता रहा हूँ वीडियो लंबी होगी, ध्यान से सिलेबस डिस्कशन देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त प्यारे विद्यार्थियों भक्ति काव्य के संप्रदाय, उनका वैचारिक आधार बता दिया है, जैसे शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद है ना। इसके अलावा श्री संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, इसके अलावा दशनामी संप्रदाय, पंचभेद संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, थट्टी संप्रदाय, ये सारे संप्रदाय हम लोग पढ़ेंगे। निर्गुण सगुण भक्ति कवि और उनका काव्य, जिसमें हम जो है सूफी संतों को पढ़ेंगे, सूफियों को पढ़ेंगे, संतों को पढ़ेंगे, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, निर्गुण में तो खैर राम भक्ति वो तो सगुण में आएंगे, तो हम ये सारे पढ़ेंगे, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ईश्वरदास को हम पढ़ेंगे, जो कि जो है राम भक्ति में भी लिखते हैं ईश्वरदास, सूफी विचारधारा में भी ईश्वरदास आ जाते हैं। रीतिकाल के बाद इसके बाद हम रीतिकाल पर आएंगे। तो अच्छा, अभी सरगुण और निर्गुण बचे, निर्गुण बता दी, सगुण में हम राम काव्य को पूरे को पढ़ेंगे, राम काव्य के साथ अवधी भाषा, कृष्ण काव्य के साथ हम पढ़ेंगे ब्रज भाषा, है ना। इसमें हम ग्रंथ पढ़ेंगे, जब हम कृष्ण भक्ति पढ़ेंगे तो अष्टाध्यायी अष्टछाप के बारे में बात करेंगे कि 1565 में अकबर का समय था, अष्टछाप की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, है ना। हम विट्ठलनाथ जी को, फिर बल्लभाचार्य जी को, मतलब बल्लभाचार्य जी को, बल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठलनाथ जी को, उनके पुत्र गोकुलनाथ जी को हम पढ़ेंगे। पूरे पोर्शन पर पढ़ेंगे कैसे 84 वैष्णवन की वार्ता लिखी गई, कैसे 252 वैष्णवन की वार्ता लिखी गई, कैसे अष्टछाप आया, अष्टछाप के कवियों का क्रम क्या है, शुक्ल जी के ग्रंथ में अष्टछाप के कवियों का क्रम क्या है, सारा पढ़ेंगे। रीति काल में हम ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो रीति काल आया है, रीति काल में जो कवि रहे वो एक जो है क्षेत्रीयता के बारे में लिखने लगे, क्योंकि वो राजा के आश्रित कवि हो गए, तो उन्होंने राजा के पिट्ठुओं के रूप में लिखना शुरू किया। एक प्रकार से जो चारण और भाट के तरीके से उन्होंने लिखना शुरू किया, है ना। यहाँ पर हम देव कवि को पढ़ेंगे, रीतिबद्ध के कवि, मतलब कवियों की जो कोटियां हैं, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। इसके अलावा जो रीतिबद्ध कवि हैं, जैसे जो आचार्य हैं, तो आचार्यों की भी कोटियां हम पढ़ेंगे, कितनी कोटि के आचार्य हैं। रीतिकाल का पहला कवि, रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल की जो विशेषताएं चलेगी, लक्षण ग्रंथ किस प्रकार से लिखे गए, बिहारी अगर एक रचना लिख करके अमर हुए तो कैसे हुए, चार भाई हैं जो आपका जैसे कि आपका जिसमें आपका भूमि जांच करके हैं, है ना, जैसे कि भूषण हैं, मतिराम हैं, चिंतामणि हैं, इसके अलावा जो है जटाशंकर हैं। इन चार भाइयों के बारे में, केशवदास जी के बारे में, देव के बारे में, रसलीन के बारे में, इन सब के बारे में, बोधा, घनानंद, ठाकुर, आलम, सब के बारे में, इनकी सबकी प्रेम कहानियां, व्यक्तिगत कहानियां, कौन किसके दरबार में था, कौन किसी मुस्लिम बादशाह के दरबार में था। और यहीं पर एक आपको टच देखने के लिए मिलेगा इतिहास का, जिसमें आपको मुझे बताना पड़ेगा जो मुगलों के बादशाह रहे 18 बादशाह, जिसमें आपका बाबर है, अकबर है, मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, है ना, मतलब शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इसके अलावा फर्रुखशियर, जहानदार शाह, फर्रुखशियर, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलम शाह। तो ऐसे करके 18 बादशाह जो बहादुर शाह सेकंड तक हैं, जफर तक हैं, उनके समय तक हम पूरी बात करने वाले हैं। ठीक है, सारा बता दिया। आधुनिक काल में हम आधुनिक काल में गद्य का उद्भव पढ़ेंगे कि कैसे गद्य आया, कि अभी तो भाई रीतिकाल हम पढ़ रहे थे, तो रीति काल में जो लिखा जा रहा था सर वो तो ब्रज भाषा में लिखा जा रहा है अधिकांश, तो और वो पद्य में लिखा जा रहा है, तो अचानक से गद्य में कैसे पासा पलट गया। तो क्या इस पर बांग्ला का प्रभाव था, क्या इस पर
फ्रेंच भाषा का प्रभाव था, क्या इस पर यूरोपियन साहित्य का प्रभाव आया? हालांकि फ्रेंच तो यूरोपियन साहित्य में ही आता है, लेकिन मैं अंग्रेजों की बात कर रहा हूँ, खासकर से ब्रिटिशर्स की, उनका प्रभाव आया। तो ये ब्रिटिशर्स आने पर, भारत के उपनिवेश होने पर उनके साहित्य का प्रभाव हमारे साहित्य पर क्या आया? भाई अगर जो हिंदी के स्टील हुए, जो हिंदी के एडिशन हुए, वो इसी समय क्यों आए, इससे पहले क्यों नहीं आए? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रभाव था। तो ये सारा हम कंपैरिजन पढ़ेंगे। स्वच्छंदतावाद जो आया है, क्या वो यूरोप के रोमांटिसिज्म से ही निकला है, या हमारा स्वच्छंदतावाद अपना अलग है? हमारे श्रीधर पाठक मूल रूप से स्वच्छंदतावादी हैं, या वो कॉपी हैं? या फिर 1913 में जो बांग्ला भाषा में 1910 में जो गीतांजलि लिखी गई, उसको जब नोबेल प्राइज मिला तो उसका प्रभाव क्या हमारे साहित्य पर आने पर छायावाद आया? सारी बातों पर हम पढ़ेंगे। बच्चों एक बात ध्यान से समझना, यूजीसी नेट विचारधारा का एग्जाम है और मैं आपकी विचारधारा पर काम करूंगा। फैक्चुअल नॉलेज तो होगी आपको, लेकिन केवल फैक्चुअल नॉलेज होगी ऐसा मैं नहीं करूंगा। और एक बात समझना विद्यार्थियों, बैच में जब भी जुड़ना, क्लास में तभी जुड़ना अगर आप मेहनत कर पाओ 3-4 घंटा रेगुलर मेरे अलावा, और मेरे साथ 3-4 घंटा वो अलग है, तभी जुड़ना। अगर आप ये सोचो केवल मेरी क्लास से सोल्व कर लोगे या केवल किसी बुक से, किसी और की क्लास से, तो मुश्किल है बच्चे। चलो खैर आगे बात करते हैं। तो भारत हिंदू युग में, अच्छा ये हो गया 57 की क्रांति का प्रभाव पढ़ेंगे, पुनर्जागरण का प्रभाव हम पढ़ेंगे भारत पर। भारत हिंदू युग में पत्रकारिता कैसे आरंभ हुई? अब पत्रकारिता आरंभ होने में भी तो यूरोप का योगदान है। भाई ये प्रेस का विकास हमारे यहाँ थोड़ी हुआ, ये तो जर्मनी से, चाइना से, फ्रेंच से होती हुई इंडिया में आई है। तभी तो यहाँ पर पहला अखबार मतलब जेम्स ऑगस्टस हिक्की निकालते हैं 1770 में। उसके बाद हिंदी का पहला अखबार 1826 में निकलता है। बंगाल में ही क्यों पत्रिकाएं निकली, क्यों अखबार निकले? क्योंकि अंग्रेजों ने कैपिटल बंगाल को बनाया था। फिर बनारस कैसे आया, इलाहाबाद कैसे आना हुआ, सारी हम पत्रकारिता के विषय में बात करेंगे। पूरा बता दिया मैंने, ठीक है। पत्रकारिता में एनसीईआरटी आप लोगों को मुझे पढ़ानी है। यहाँ पर द्विवेद युग के बारे में बात करेंगे, तो द्विवेद युग को जो हम आपका पुनर्जागरण युग कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पुनर्जागरण काल है, इसके बारे में, हिंदी नवजागरण के बारे में हम लोग बात करेंगे कि खड़ी बोली, भारतेंदु युग में तो खड़ी बोली का उदय हुआ है, और उदय होने के अतिरिक्त ब्रज भाषा में भी लिखा जा रहा है, लेकिन एकदम से खड़ी बोली में कैसे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बदलाव हो गया, ये परिवर्तन हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग में, ठीक है। सरस्वती पत्रिका तो प्रमुख है ही। राष्ट्र काव्यधारा के कवियों को पढ़ेंगे। महात्मा गांधी जी का राजनीति पर प्रभाव, गहरा प्रभाव है भाई। इतना प्रभाव है कि श्री राम शरण गुप्त जी को आधुनिक साहित्य का बापू ही कहा जाता है, तो पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। छायावाद युग के बारे में बात करेंगे। छायावाद अचानक से कैसे छायावाद आया? मजे मजे में नाम दे दिया कि भाई ये तो कविता नहीं है, कविता की छाया है, तो फिर यही नाम प्रसिद्ध हो गया। मुकुरधर पांडे को पढ़ेंगे, पल्लव को पढ़ेंगे, छायावाद की पहली रचना को पढ़ेंगे, है ना। और इसके साथ साथ आपकी संस्कृत, जो आपकी राष्ट्र काव्य धारा, वो पैरेलल चल रही है। इधर हमारा मतलब ऐसे चल रहा है, एक तरफ तो ये तो चल रही है हमारी कौन सी धारा, ये तो राष्ट्र काव्य धारा होगी। यहाँ इसके कुछ समय पे द्विवेद युग है, मतलब भारतेंदु युग है, द्विवेद युग है, छायावाद युग है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, और ये अपने आप लगातार चलेगी, 1947 तक चलेगी, ठीक है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे आपका छायावाद के साथ साथ हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत काव्य, हम पढ़ेंगे हालावाद, हम पढ़ेंगे अरविंद दर्शन को, तो ये भी हम लोगों को इसमें पढ़ना है। प्रगतिवाद पढ़ेंगे, प्रगतिवादी काव्यों में मार्क्स का प्रभाव। जब वहां पर मार्क्स आए, 1818 में मार्क्स का जन्म होता है, 1883 तक मार्क्स रहते हैं, तो मार्क्स का जब सिद्धांत एकदम से बढ़ना शुरू हुआ, तो मार्क्स ने तो कम समय में लिखना शुरू कर दिया था, 32-33, बल्कि 18-20 साल की उम्र से ही मार्क्स बड़े प्रतिभाशाली थे। तो एकदम से मार्क्सवाद, जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आया, कांट आए, हीगल आए, इनका हमारी हिंदी पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। इसके अतिरिक्त प्यारे विद्यार्थियों इसमें हम हिंदी के कवियों को पढ़ेंगे, जैसे आपका जो है नागार्जुन बाबा को पढ़ेंगे, केदारनाथ अग्रवाल जी को पढ़ेंगे, त्रिलोचन मुख्य कवि हैं, इनको पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे कवि हैं। इसके बाद एक महान शख्सियत आएंगे, अज्ञेय। अज्ञेय एक पहला प्रयोग करेंगे, 7 कवियों को एक साथ लेकर के कविता छापेंगे, तो उनका नाम पड़ेगा तार सप्तक। तो वो जो तार सप्तक आएगा, उस तार सप्तक के बारे में हम बात करेंगे। तो अज्ञेय के बारे में बात करेंगे। अज्ञेय के जो तार सप्तक 1943 का है, उसमें 8 कवि हैं, जिसका कोड है सच्चे राम की मुक्ति में प्रभा नाम गिरजा भरकर। इसी क्रम में इनका जन्म से के अनुसार क्रम है, इनके बारे में बात करेंगे। दूसरा सप्तक इनका आएगा, उसके साथ नई कविता आ जाएगी। तीसरा सप्तक आएगा, तीसरे सप्तक के साथ आप लोग जो है नवगीत विधा के बारे में आप लोग बात करेंगे, ठीक है। साठोत्तरी कविता के बारे में बात करेंगे।
चौथा सप्तक 1979 है वो, ठीक है। तो ये सारी बात आप लोग देखेंगे। समकालीन कविता सन 2000 तक की सारी चीजें आएंगी और समकालीन साहित्यिक पत्रकार भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद दूसरा जो यूनिट है उसका दूसरे पोर्शन में आप सभी गद्य विधाओं को पढ़ोगे, जिसमें उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा पढ़ोगे। प्रेमचंद जी को उपन्यासों का केंद्र माना जाता, तो प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद के बाद या प्रेमचंदोत्तर युग, सन 2000 तक के उपन्यास हम लोगों को इसमें पढ़ने हैं, ठीक है भाई। जयशंकर प्रसाद मुख्य रूप से, विशंबर लाल शर्मा कौशिक हैं, भीष्म साहनी जी हैं, प्रेमचंद जी हो गए, वृंदावन लाल वर्मा हो गए, यशपाल जी हो गए। तो ये सारे के सारे मुख्य उपन्यासकार हैं। इसके अलावा कहानी के बारे में बात करेंगे, कहानी का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, फोर्ट विलियम कॉलेज का कहानी में क्या योगदान रहा, है ना। इसके अलावा लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। कहानी के भी युग पढ़ेंगे। प्रेमचंद, इसको भी प्रेमचंद जी के नाम पर बांटा जाता है, प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, और 2000 तक की कहानी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। यानी 20वीं शताब्दी की कहानियां पढ़नी है, 21वीं शताब्दी की कहानी हम लोगों को 2-4 जरूरी देखनी है, बहुत ज्यादा वायरल वाली, वायरल तो नहीं कहेंगे यहाँ पर, प्रसिद्धि वाली कहानियां। इसके अतिरिक्त हिंदी नाटक के बारे में बात करेंगे। नाटक का उद्भव कैसे हुआ, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से आरंभ करेंगे, नाटक के 27 प्रकारों से, भाण, भाटिका, है ना। और इसके अलावा नाटक के प्रकार प्रहसन है, नाटक है, नाटिका है, गीति नाट्य है, इन सब के बारे में। नाटक के मंचन के बारे में बात करेंगे, है ना। मतलब आपका इफ्टा कब बना उसके बारे में बात करेंगे, कानपुर रंगमंच कब बना इसके बारे में बात करेंगे, है ना। सारे हम बात करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, नाटक का विकास कैसे हुआ, भारतेंदु युग में कैसे हुआ, जयशंकर प्रसाद युग में कैसे हुआ, प्रसाद जी के बाद किस किस ने नाटक की कमान संभाली। नाटक के साथ साथ एकांकी के बारे में बात करेंगे। पूरा का पूरा पोर्शन, एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है। और देखिए नुक्कड़ नाटक के बारे में भी हम लोगों को बात करनी है। हिंदी निबंध का विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, निबंध के प्रकार कौन से हैं, कौन कौन से निबंधकार कौन कौन से हैं, कहां कहां से आए, कैसे कैसे आए, सारे पोर्शन पर हम लोग बात करेंगे। हिंदी आलोचना के संबंध में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हिंदी आलोचना को जिसको समीक्षा कहा जाता है, समालोचना कहा जाता है, क्रिटिसिज्म कहा जाता है। पाश्चात्य क्रिटिक्स थे, उनका क्या प्रभाव हिंदी पर पड़ा। समकालीन हिंदी आलोचना पढ़ेंगे, आलोचनाओं के प्रकार पढ़ेंगे, आलोचकों के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसका उदय किसने किया। अन्य गद्य विधाओं में रेखा चित्र पढ़ेंगे, संस्मरण आ जाएगा, जीवनी आएंगी, इसके अलावा डायरी है, रिपोर्ट ताज है, आत्मकथा, यात्रा साहित्य। जैसे यात्रा साहित्य में आपको पता ही है कि आप लोगों को जरूर पढ़ना होता है, राहुल सांकृत्यायन जी को, यशपाल जी को हम पढ़ेंगे। वैसे ही रिपोर्ट ताज के बारे में ऋणधल, जैसे आपका रेणु जी को हम ज़्यादा खासकर से तरजीह देते हैं। संस्मरण, ये सब हम पढ़ेंगे। पहला किसने लिखा, विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, किसने कब लिखा, किसके लिए लिखा, किसकी जीवनी। जैसे अमृतलाल नागर जी की जीवनी उनके पुत्र कुमुद नागर जी ने लिखी। प्रेमचंद जी की 3 जीवनियाँ प्रमुख हैं। निराला जी की साहित्य साधना जो कि आलोचना ग्रंथ भी है, जो कि जीवनी भी है। कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो आलोचना ग्रंथ में भी आती हैं, जीवनी में भी आती हैं, या आलोचना ग्रंथ में भी आती हैं, उपन्यास नाटक में भी आ जाती हैं। ऐसे हम बात करेंगे। हिंदी का प्रवासी साहित्य, प्रवासी साहित्य का मतलब ये है कि जो हिंदीतर देश हैं, मतलब भारत, जो भारतेतर हिंदी भाषी देश हैं, भारत के अतिरिक्त हिंदी भाषी देश हैं, मॉरिशस, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, त्रिनिडाड, टोबैगो, इंडोनेशिया, वहाँ के इतिहासकार जो लिख रहे हैं, वहाँ से सवाल आ जाता है एग्जाम में। ये यूनिट नंबर 2 थी, ठीक है विद्यार्थियों। देखिए लंबी वीडियो है, मैं आप लोगों को ये बात 2 बार बोल भी चुका हूँ, तीसरी बार ये बोल रहा हूँ। लगभग मेरा आईडी में 25-26 मिनट की वीडियो हो गई है। अब और 20-25 मिनट में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, एक एक सवाल। इस वीडियो से ही भी सवाल आप लोगों को आ जाएगा। हिंदी साहित्य शास्त्र के बारे में बात करेंगे तो हम प्रमुख संप्रदाय में रस, छंद, अलंकार, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय, 6 संप्रदायों में पर हम बात करेंगे। रस की निष्पत्ति पर बात करेंगे, साधारणीकरण पर हम बात करेंगे, शब्द शक्ति क्या होती है, काव्य गुण, काव्य हेतु, काव्य दोष, काव्य प्रयोजन, काव्य के प्रकार। तो ये तो हो गया हमारा संस्कृत का काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर आ जाओ, जिसमें प्लेटो का काव्य सिद्धांत है, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा का सिद्धांत है, कोलरिज का कल्पना और फैंटेसी का सिद्धांत है, अरस्तु जी का अनुकरण, त्रासदी और विरेचन के 3 सिद्धांत है, इलियड जी के 2 सिद्धांत है, निर्वैयक्तिकता, परंपरा की अवधारणा, रिचर्ड जी के 3 सिद्धांत हैं, मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण और काव्य भाषा। अच्छी बात है, सिद्धांत के नाम दिए हैं, किस किस को पढ़ना है। रूसी
उसी रूपवाद को पढ़ेंगे हम, यहाँ से सवाल आया था। नई समीक्षा, न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में बात करेंगे। कल्पना क्या है, मिथक क्या है, बिंब क्या है और प्रतीक क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर यूनिट नंबर 4 जो सबसे प्रौढ़ यूनिट मानी जाती है, वैचारिक पृष्ठभूमि, जिसमें भारतीय नवजागरण, स्वाधीनता आंदोलन, INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। इस समय खड़ी बोली का उदय कैसे हुआ ये सोचेंगे, बात करेंगे, विचारेंगे, पढ़ेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज को हम पढ़ेंगे, कहानी में भी पढ़ेंगे, यहाँ भी। भारतेंदु जी के साथ जो नवजागरण हुआ किस प्रकार से हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बाद जो दोबारा से फिर एक जागरण होता, पुनर्जागरण, वो कैसे हुआ। मार्क्सवाद हम पढ़ेंगे, पूरा का पूरा दर्शन है। अस्तित्ववाद के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। लोहिया दर्शन के बारे में हम बात करेंगे, गांधीज्म के बारे में बात करेंगे, अम्बेडकरिज्म के बारे में बात करेंगे, मनोविश्लेषण बाद फ्रायड के बारे में, एडलर के बारे में, जुंग के बारे में, उनको गे जी से जोड़ेंगे। उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में बात करेंगे, जोग देरिदा के बारे में बात करेंगे, कांट के बारे में बात करेंगे, हीगल के बारे में बात करेंगे, लियोतार्ड उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में बात करेंगे। अस्मिता मूलक में स्त्री साहित्य के बारे में हम बात करेंगे, दलित साहित्य, आदिवासी और अल्पसंख्यक। तो ये यूनिट नंबर 4 है। अब देखिए यूनिट नंबर 5, यहां से आप लोगों के सवाल बनेंगे। ये है जहां पर मेहनत आप लोगों के लिए की गई है। यूनिट नंबर 5 में 22 कवियों की 51 कविताएं कुल मिलाकर के लगाई गई हैं। जैसे तुलसीदास जी की रामचरितमानस 1574 में, इनका सन भी मैंने लिख दिया है। चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो का रेवा तट, जो कि 30वां तट है, 30वां समय है या सर्ग है, 12वीं शताब्दी में लिखा गया, इसके बारे में संपूर्ण बात करेंगे। इसके अलावा अमीर खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, अमीर खुसरो का समय 13वीं-14वीं शताब्दी आप मान सकते हैं, 1253 से 1325 तक रहे। तो सन तो नहीं पता कि कब इन्होंने लिखी है रचनाएं, तो 13वीं-14वीं शताब्दी में ही लिखी होंगी। मीराबाई जी की पदावली विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी ने जो है, इसके 1 से 20 तक पद आएंगे। 2010 में इसका प्रकाशन हुआ था, ये पढ़ेंगे हम। घनानंद जी के कवित जो कि विश्वनाथ मिश्र जी ने बनाए हैं, लिखे हैं, और ये 1952 में इनका संपादन हुआ था, इस वाले को हम पढ़ेंगे। कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा संपादित है, पद संख्या 160 से 209 तक। 1942 में इसका संपादन इन्होंने किया था। मैंने सन भी लिख दिया, यही आप लोगों के लिए जरूरी है, यहीं से सवाल आता है। जायसी जी की ग्रंथावली के बारे में बात करेंगे, शुक्ल जी ने 1935 में लिखी थी। इसमें नागमती वियोग खंड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, 27वां खंड ये वाला जो इसका है। सूरदास जी के भ्रमर गीत सार जो कि रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा, इसकी पद संख्या 21 से 27 तक, और ये प्यारे विद्यार्थी 1926 में लिखी गई है। बिहारी जी की बिहारी सतसई के बारे में बात करेंगे। 723 में से केवल 50 दोहे यहाँ पर लिए गए हैं। विद्यापति जी की पदावली जो कि नरेंद्र झा जी ने संपादित की है, इसके पहले 25 पद हमारे पास हैं 14वीं शताब्दी में। इनका सन है, क्योंकि ये 14वीं-15वीं शताब्दी इनका सन है। विद्यापति जी का है ना 1352 से 1448 तक का इनका समय है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी के द्वारा 1914 में लिखी गई प्रवास, जिसको हिंदी की खड़ी बोली का पहला महाकाव्य भी माना जाता है। ये मात्रिक छंदों में नहीं लिखी गई, वार्णिक छंदों में लिखी गई है। 7 वार्णिक छंदों में जो लिखी गई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पुराना नाम इसका ब्रजांगना विलाप था, पता है आप लोगों को। मैथिली शरण गुप्त जी की बहुत सारी कृतियों में से 2 कृतियां लगाई हैं। पूरी भारत भारती लगाई है, 3 खंड, भूत खंड, वर्तमान खंड, भविष्य खंड। साथ ही साथ हम साकेत के नवम सर के बारे में बात करेंगे, जो कि 1931 में या कई जगह 32-20 का संपादन वर्ष है। दिनकर जी की रश्मि रथी पूरी की पूरी लगी है, 1952 में कर्ण के जीवन पर लिखी गई है। इसमें कृष्ण की चेतावनी 3 सर्ग में आती है, उस पर भी बात करेंगे, है ना। भगवान की जो शमदम की टेढ़ी घात चली, है ना, मतलब युद्ध चला, परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली, तो इस सारे हम बात करेंगे। कृष्ण की चेतावनी, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडा वाई कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है। देखें आगे क्या होता है, ये सारी हम बात करेंगे। इसके अतिरिक्त उर्वशी का 3य अंक आएगा। मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, हाँ, बादलों के शीश पर चंदन लगाता हूं। मतलब क्या क्या बढ़िया लिखा गया है। इसके अतिरिक्त प्यारे विद्यार्थियों हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी के आंसू, 1925 में लिखा गया है। 390 पंक्तियां हैं, 380 पंक्तियां हैं, 190 इसमें छंद है। आनंद छंद में लिखा गया है ना। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लोट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी, है ना। कामायनी के बारे में बात करेंगे। श्रद्धा सर्ग, लज्जा सर्ग, ईड़ा सर्ग, कौन हो तुम बसंत के दूत,
विरस्पत जड़ में अति सुकुमार, है ना। इसके अलावा नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा निज मृदुल अधुखुलांग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ बीच गुलाबी रंग। या फिर ज्ञान दूर क्रिया कुछ भी नहीं, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, एक दूसरे से मिल न सके बस यही विडंबना है जीवन की। और ये तो प्रश्न आया भी था 2024 में, है ना। सुमित्रा नंदन पंत जी की प्रथम रश्मि का आना, तरंगिणी तूने कैसे पहचाना, परिवर्तन, है ना। परिवर्तन फेमस कविता इनकी कठिन शब्दों में लिखी गई है। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, इसके बारे में बात करेंगे। निराला जी की जूही की कली, है ना, जिसका नायक मलयानिल है। ये मुक्त छंद की पहली कविता है, 1916 में लिखी गई थी, प्रकाशन वर्ष 1921 है, अनामिका में आई है, इसका संकलन हुआ है। इसके अतिरिक्त जागो फिर एक बार, एक प्रभाती गीत है, ये एक नवजागरण से संबंधित गीत है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 1935 में सरोज स्मृति, निराला जी की पुत्री हैं सरोज, उनकी मृत्यु हो गई थी 18 वर्ष में, तो तब उन्होंने लिखी थी। और निराला जी की व्यक्तिगत पीड़ा इसमें है, द्विवेदी जी किस प्रकार से उनकी कविताओं का संपादन नहीं करते, उनका मूल्य नहीं समझा जाता। निराला जी ने इसमें सब लिखा है। हाय जीवन की यही कथा रही, क्या कहूँ जो अब कहीं नहीं, है ना, ये सब इसमें इन्होंने लिखा है। हाय पिता, हाय धन्य पिता, मैं था निरर्थक, तेरे हित कुछ कर न सका, ऐसे करके। फिर राम की शक्ति पूजा 1936 में लिखी है, बंगला रामायण का प्रभाव है इस पर, 312 पंक्तियों की कविता है ना। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का पराजय समर, आज का तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर, वेग प्रखर शतशैल संवरण, शील नील नवगर्जित स्वर। पूरी पढ़ेंगे। देखिए मैं क्यों आप लोगों को ये बार बार सुना रहा हूं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई ये सारी मुझे कंठस्थ हैं, मुझे इनकी व्याख्या कैसे करनी है, कहाँ कितना घुमाना है, मुझे सब पता है। मैं एक एक कविता तुम्हें ऐसे सुना दूंगा। 51 कविताएं, 51 की 51 कविताएं मेरे को याद हैं। इवन पृथ्वीराज रासो का रेवतट भी मेरे को याद है। तो इसीलिए ये मेहनत आप लोगों को मुझे करानी है, इसीलिए मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। कुकुर मुत्ता, अबे सुनबे गुलाब, भूल मत तूने पाई जो खुशबू रंगो आप, खून चूसा है तूने खाद का शिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट। अच्छा, मजे की बात यह कि 2023 का मैं मतलब IAS का, UPSC का, सिविल का एस्पिरेंट रहा हूँ। मेंस लिखा 2023 का, और उसके अतिरिक्त हिंदी मेरा विषय रहा। UGC नेट ऑलरेडी मेरा क्वालिफाई था, तो मुझे विचारधारा का पता, दोनों विचारधाराओं का पता है। और मजे की बात है, राम की शक्ति पूजा है, उपन्यास है शेखर एक जीवनी, गोदान, ये कुकुर मुत्ता है, ये दोनों जगह हैं, ये वहाँ भी हैं, ये IAS में भी है, मतलब UPSC के हिंदी के सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में देखिएगा आप लोग, है ना। लेकिन हम इसको अपने हिसाब से पढ़ेंगे। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, तो ये भी है, ये एक व्यंग्यात्मक तो नहीं कह सकते, जो तंजात्मक गीत है लोगों पर। महादेवी वर्मा जी की बीन भी हूँ, तुम्हारी रागनी भी हूँ, है ना। इसके अलावा मैं नीर भरी दुख की बदली, है ना, परिचय मेरा इतिहास यही, विकल हैं प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। तो ये सब हम पढ़ेंगे। इसके अलावा इनके सबके सन भी लिखे हैं भाई, कब कब ये प्रकाशन हुआ है इनका, और घटते से बढ़ते क्रम में देखो, 34, 36, 36, 42 ऐसे करके लिखा हुआ है। नागार्जुन जी, ये भी IAS में भी है भैया। अकाल और उसके बाद 1952 में लिखी हुई कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। ये अकाल है। फिर अकाल और उसके बाद दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोए ने भी खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। इसके अलावा मनुष्य हूं, ये कविता है इनकी। बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के, यहां से सवाल आते हैं। इसके अलावा कालिदास की इनकी कविता है, कालिदास ओ कालिदास, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक पर अजरोया या तुम रोए थे। तो यहां से बेसिकली इनके सवाल आते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो बस ये वाले आप लोगों को और आएंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे विद्यार्थियों, तो और जो है शासन की बंदूक, खुरदरे पैर, ये सब सवाल यहाँ से आते हैं। खुरदरे पैर रिक्शा वाले के लिए लिखी गई पंक्ति है एक कविता। शासन की बंदूक, ये तो अब भाई स्वाधीनता की पंक्ति है। आगे जी की आएगी अगर मैं तुमको ललाते सांझ की अकेली तारिका नहीं कहता, जिस माता की उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कुछ, है ना, इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ। हरी घास पर क्षण भर, ये मिलन की एक पंक्ति है। यह द्वीप अकेला है, गर्भ भरा मधमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो तुम। असाध्य वीणा आ गए
प्रेम मदे केश कमली, तो बड़ी है, तो जापानी एक किंवदंती पर लिखी हुई, बड़ी प्रसिद्ध है ये। कितनी नावों में कितनी बार, बड़ी छोटी सी कविता लेकिन बड़ी प्रेम भरी कविता, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, कितनी नावों में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र जी का गीत फरोश, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँगते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है काश चुप है मूक शाल, पलाश चुप है बन सको तो धंसो इनमें, धंस ना पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, सड़े पत्ते जले पत्ते हरे पत्ते गले पत्ते, वन्य पत्त को ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते। काफी लंबी कविता इनकी ये है, ये पढ़ेंगे हम। भूल गलती कविता, ब्रह्म राक्षस कविता, अंधेरे में कविता, ये मुक्तिबोध जी की कविता है। फैंटेसी का कवि इनको कहा जाता है, भयानक बात का कवि जो है। धूमिल जी की 4 कविताएं हैं। नंबर 1 कविता है हमारे पास नक्सलवाड़ी। इसके अलावा मोचीराम, हर आदमी मेरे लिए एक जो है एक जोड़ी जूते हैं, अकाल दर्शन और संसद और रोटी। कितनी प्यारी पंक्ति है आपका। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी और है जो रोटी से खेलता है, मैं पूछता हूं कि वो तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। तो ये हमारे पास यूनिट नंबर 5 हो गई। इनके सन आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब आएंगे 13 उपन्यास यूनिट नंबर 6 में है। उनका मैंने क्रम के अनुसार लगाए हैं कि कौन सा उपन्यास जो पहले लिखा गया उसके बाद। तो एक सवाल यहीं से आ जाता है, जो मैं कह रहा हूं ना 4 से 5 सवाल आपको इस सिलेबस से मिल जाएंगे। ध्यान रखना, देवरानी जेठानी की कहानी 1870 का उपन्यास है, पंडित गौरीदत्त शुक्ल जी ने लिखा है। इसके बारे में बात करेंगे, घरेलू कथा इसमें है। परीक्षा गुरु 1882 में सच्ची मित्रता की निशानी है, 41 प्रकरण में लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा, अपने ढंग की पहली पुस्तक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट का इसमें जिक्र है। गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा 1936 में लिखा गया है। कृषक जीवन का महाकाव्य इसको कहा जाता है। एक लंबा उपन्यास है, 2 कथाएं साथ चलती हैं, बेलारी गांव और सेमरी शहर की कथाएं। तो हम गोबर दुनिया इसके पात्र में से आते हैं, है ना, तो इनके बारे में हम सब बात करेंगे। इसके अलावा शेखर एक जीवनी, एक आत्म परक या आत्मकथा परक एक उपन्यास है, अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। ये 2 भागों में आया है, लेकिन हमारे यहाँ पहला भाग लगा है जिसके भी 4 खंड हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, है ना। उनके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे अज्ञे जी का जन्म एक तंबू में होता है। इनके पिताजी पुरातत्व विभाग में थे। जिस दिन इनका जन्म हो उस दिन एक बड़े जो मतलब बौद्ध भिक्षु हैं वो दिवंगत हो जाते हैं, महानिर्वाण उनको प्राप्त हो जाता है, तो इनको उनका अवतार भी माना जाता है। कैसे इन्होंने अपनी पहली पुस्तक तैयार की, अपनी बहन से कैसे इनको एक गुरु जैसा लगाव हुआ कि वो मेरी गुरु है। माता के प्रति ये इनका बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था, पिता के प्रति था। तो सारी बातें में शेखर के बच्चे के बारे में बात करेंगे। इसके अतिरिक्त प्यारे विद्यार्थियों, बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। बाणभट्ट है कौन? ये हर्षवर्धन जो कि भारतीय इतिहास में पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन हैं, उनका नाम ही हर्षवर्धन पुष्यभूति था। तो बाद में इस वंश का नाम वर्धन वंश भी हो जाता है। तो हर्षवर्धन की जो एक जीवनी है उसका नाम है हर्षचरित। हर्षचरित के रचयिता हैं बाणभट्ट, और बाणभट्ट के बारे में लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसलिए इसमें 6ठी-7वीं शताब्दी का जिक्र है। इसमें कैथरीन एक पात्र इन्होंने अपनी मर्जी से बनाई है और एक छदम नाम से इन्होंने लिखा है ये वाला उपन्यास। ठीक है, तो सब हम इसके बारे में बात करेंगे। बाणभट्ट, उसकी प्रेमिका जो निपुणिका है, पूरी कहानी पर हम बात करेंगे। मैलांचल फणीश्वरनाथ रेणु जी का 1954 में लिखा गया उपन्यास और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गाँव का जिक्र है। पात्रों की संख्या इसमें 250 से ज्यादा है। बड़ा उपन्यास है, पूरी कहानी हम करेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपका झूठा सच, ये 2 भागों में उपन्यास है। झूठा सच का पहला भाग 1958, दूसरा भाग 1960। हमारे यहाँ पहला भाग लगा है, दूसरे भाग की मैं आपको कथा बताऊंगा, पढ़ाऊंगा पहला भाग। यशपाल जी ने लिखा है। पहले भाग का नाम है वतन और देश, दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य। इसके अलावा आपका बंटी मन्नू भंडारी जी के द्वारा एक तलाकशुदा जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसकी माता भी कहीं और विवाह कर लेती हैं, पिता भी दूसरा विवाह कहीं और कर लेते हैं। अब बंटी अकेला रह जाता है, तो अकेलेपन के संत्रास से जूझता हुआ एक बंटी इसमें है, और वो बंटी तुम्हारे मेरे घर के आस पड़ोस का कोई बंटी ही है। तो ये बारे में हम बात करेंगे। धरती धनना अपना, जो घोड़ेवाहा समाज है उसका जिक्र कैसे किया गया है कि कैसे सवर्ण जाति के लोगों के द्वारा दलित जाति पर अत्याचार होता है। पंजाबी अंचल का इसमें जिक्र है, और इसमें कालिदास की एक ज्ञानों की एक प्रेम कथा भी इसमें चलती है उपन्यास में। तो हम जगदीश चंद्र माथुर जी का इस उपन्यास के बारे में
में बात करेंगे 1972 का उपन्यास ये है। मानस का हंस अमृतलाल नागर जी ने लिखा है और ये बाबा तुलसीदास जी की एक आत्मकथा परक उपन्यास ये है। तो इसके बारे में प्यारे विद्यार्थियों हम लोग बात करने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई इसमें दिक्कत वाली बात होगी। ठीक है भाई, चलिए इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे तमस, भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। यह उपन्यास 1973 का है। इसमें भी विभाजन की त्रासदी विभीषिका है। इसमें सबसे ज्यादा अपना सांप्रदायिकता इसमें ज्यादा है कि कैसे एक स्वर को मरवा करके एक विशेष व्यक्ति के द्वारा एक मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंकवा दिया जाता है, कर्फ्यू लग जाता है शहर में, पूरी हम बात करने वाले हैं। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। ये भी एक आंचलिक उपन्यास है, इसके बारे में बात करेंगे। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, 1979 का। तो 13 उपन्यास थे, फिर 21 कहानियां हैं हमारे पास और ये 17 कहानीकारों की 21 कहानियां हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशन हुआ, माधवराव सप्रे जी ने लिखी है। आदर्शवादी कहानी है, छोटी सी कहानी है। चंद्रदेव से मेरी बात है, ये बच्चों निबंधात्मक शैली में लिखी गई ये कहानी है ये, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सरस्वती पत्रिका में राजेंद्र बाला घोष जी ने ये वाली कहानी लिखी है। ठीक है, तो ये वाली बात ध्यान रख लेंगे आप लोग। दुलाई वाली कहानी भी राजेंद्र बाला घोष जी ने लिखी है, 1907 की ये वाली कहानी है, हास्य व्यंग्यात्मक एक कहानी है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन मुंशी प्रेमचंद जी की उर्दू की कहानी है, हिंदी में इसका अनुवाद किया गया है, जमाना पत्रिका में छपी थी, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें देशभक्ति की झलक इसमें दिखलाई पड़ती है। कानों में कंगना कहानी, ये एक प्रेम की कहानी, क्लिष्ट भाषा इसकी है, तो इसके बारे में बात करेंगे। राधिका रमण प्रसाद सिंह जी की कहानी है, जिसमें ऋषिकेश और मुरादाबाद की कथा इसमें चलती है और ये कहानी 1913 में इन्होंने लिखी है। इसके अतिरिक्त उसने कहा था कहानी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है, लहना सिंह की कहानी है। उसको प्रेम होता है बचपन में, फिर बाद में जिससे प्रेम होता है उसका नाम तो नहीं दिया कहानी में, लेकिन वो सूबेदार नहीं होती है, उसका पति सूबेदार है, उसके अंडर में ही लहना सिंह काम करता है, उसका बेटा भी उसके अंडर में काम करता है, फिर बाद में उनके प्राण की रक्षा करता है। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी है, प्रथम विश्व युद्ध पर लिखी गई है, इस पर बात करेंगे। आकाशदीप कहानी देखिए, ये जयशंकर प्रसाद जी के ऐतिहासिकता से भरी कहानी है, इसके बारे में बात करेंगे। 1929 की अपना अपना भाग्य कहानी जैनेन्द्र जी की है, दिखाया कि समाज कितना निष्ठुर हो जाता है और कैसे एक लड़के की ठिठुरते हुए मौत हो जाती है, तो यहां पर हम लोग इसमें बात करेंगे। गैंग्रीन कहानी, गैंग्रीन एक बीमारी है, इसका नाम, कहानी का नाम पहले रोज था। विपथका कहानी संग्रह में अज्ञेय जी की है, अज्ञेय जी की बहन मालती और उसके पति, उसका लड़का जिसका नाम टीटी है, पति का नाम महेश्वर है, उनके बारे में बात की जाएगी। ईदगाह कहानी सबने पढ़ी होगी, बाल मनोविज्ञान की कहानी मानी जाती है। हामिद इसका मुख्य पात्र है, अमीना उसकी दादी है, ये वाली कहानी के बारे में हम बात करेंगे। 1947 में राही कहानी, अनीता और राही की है, मांगरेरी जाति की है क्योंकि मांग करके खाते हैं, तो उनके सबसे संबंधित कहानी है। सिक्का बदल गया, कहानी का मतलब है कि समय बदल गया है। अब सिक्का कहते हैं ना, मेरा सिक्का चल रहा है तो मेरा समय चल रहा है, तो वैसा वाला सिक्का है। तो ये कृष्णा सोबती जी की कहानी है, शाह जी की और उनकी पत्नी शाहनी जी की। तो मुख्य रूप से शाहनी जी की इसमें कहानी है कि कैसे उन्हीं की जमीन जायदाद से उन्हीं को बेदखल करके गांव निकाला दे दिया जाता है, वरना लोग उनकी जान के प्यासे हो जाते हैं। लाल पान की बेगम ठुमरी कहानी संग्रह में है, फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखी है, तो ये बड़ी घरेलू कहानी है, ये है ना, आंचलिक कहानी है। इस कहानी के अतिरिक्त अगर हम बात करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों, चीफ की दावत, कि कैसे एक व्यक्ति दूसरों की खुशी के लिए अपनी मां को दरकिनार कर देता है, मिस्टर श्यामनाथ, नोट श्यामनाथ, श्यामनाथ। परिंदे कहानी, जितनी कहानी सिलेबस में 21 हैं उनमें सबसे ज्यादा लेंदी, सबसे लंबी कहानी है परिंदे कहानी। इसकी पात्र मुख्य लतिका है, ह्यूबर्ट हैं, इसमें डॉक्टर मुखर्जी हैं, सुधा है और भी कई सारे पात्र इसमें हैं, और ये निर्मल वर्मा जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। नामवर सिंह इसको हिंदी की पहली नई कहानी भी मानते हैं। तीसरी कसम कहानी के बारे में बात करेंगे, इस पर मूवी भी बनी है, ये भी काफी लंबी कहानी है, दूसरी लंबी कहानी कही जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। 2 कथाएं इसमें एक साथ चलती हैं, राजा निर्वंशिया में कमलेश्वर जी के द्वारा ये वाली कहानी लिखी हुई है। इसके अलावा कोशिका घटवार एक प्रेम कहानी है, इसमें जो है लक्ष्मी की और आपका जो गोसाई दत्त की वाली कहानी है कि वो कैसे फौज में भर्ती होता है, फिर अपनी प्रेमिका से उसका विवाह नहीं हो पाता, गांव में आकर के चक्की खोल लेता है। इसके अलावा पिता कहानी ज्ञान रंजन जी की कहानी है, मुझे प्रिय कहानी अच्छी लगती है ये वाली कहानी, कि कैसे इसमें पुरानी और नई पीढ़ी का एक द्वंद्व दिखलाया गया है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर ठिठुरता हुआ गणतंत्र की कहानी है, हरिशंकर परसाई की, और ये एक व्यंग्यात्मक कहानी है भाई, ठीक है। इसके अलावा अमृतसर आ गया है, पटरियां कहानी संग्रह में से भीष्म साहनी जी की विभाजन की त्रासदी पर आधारित ये कहानी है, ठीक है।
मैं शैली में लिखी गई कहानी है। फिर हमारे पास इकाई नंबर 8 आएगी। इसमें 14 नाटक हैं, 14 ही नाटककारों के द्वारा लिखे गए हैं, सॉरी 10 नाटककारों के द्वारा 14 नाटक लिखे गए हैं। कौन कौन से? 1876। इसके सन में गड़बड़ है भाई, कई जगह 76 है, कई जगह 80 है, कई जगह 81 है, तो मैंने यहाँ पर 76 लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है, उनके मन की जो स्थिति है उसके बारे में ये नाटक कहा जाता है। पात्र इसके बड़ी कल्पनाशील है, बढ़िया नाटक है। भारत पात्र है इसका, भारत भाग्य, भारत दुर्देव है ना, मदिरा, ये सब इसके पात्र हैं, ऐसे आलस्य, रोग, बीमारी, ये वाले। 1881 में अंधेर नगरी नाटक आप लोगों ने पढ़ा होगा। अंधेर नगरी, अनबुझ राजा, टका शेर भाजी, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। 6 अंकों का ये नाटक है 1881 का। जिस दिन लिखा गया उसी दिन इसका मंचन काशी के दशाश्वमेध घाट पर भी हुआ था। सबसे ज्यादा मंचन किए जाने वाले नाटकों में आज भी यही नाटक है। स्कंदगुप्त नाटक आपका जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, और ये जो है स्कंदगुप्त के बारे में लिखा गया वाला नाटक। जयशंकर प्रसाद जी के 3 नाटक हमारे यहाँ पर हैं, तीनों नाटक ही ऐतिहासिक हैं, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी नाटक का कार्य जो काल सेम है, गुप्त काल से रिलेट करता है, जबकि चंद्रगुप्त नाटक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये चाणक्य, अशोक, ये बहुत पुराने समय का नाटक है। ठीक है, इसकी कथा वस्तु पुरानी है। इसके अलावा हम बात करेंगे सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है। इसमें सिलेबस में यहाँ पर लाल लिखा है, मैंने मिश्र कर दिया, ध्यान रखेंगे। 1954 का नाटक है आगरा बाजार, हबीब तनवीर जी का, एक नुक्कड़ नाटक टाइप है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इसका जुड़ाव है, ओखला से इसका जुड़ाव है ना। इस नाटक में आपका हबीब तनवीर जी ने नजीर अकबराबादी की जो शायरियां हैं उसको प्रतिस्थापित करने के लिए 2 अंकों में इस नाटक को लिखा है। मुख्य पात्र इसका कोई नहीं है, सारे पात्र केंद्रीय हैं, सारे पात्र धीरे धीरे परिधि पर चले जाते हैं, धीरे धीरे केंद्र पर आ जाते हैं। अंधा युग नाटक मोहन राकेश जी का है। महाभारत काल से इसका कथानक 18वें दिन के बाद से लेकर अंत से लेकर के और प्रभु की मृत्यु तक, भगवान श्री कृष्ण जी के प्रवास पर्व तक ये नाटक है। अंजो दीदी कि कैसे एक जो अंजो है, अंजलि है, वो कैसे एक मशीन की तरीके से पूरे परिवार को बना देती है। 2 भागों में लिखा गया नाटक है, तो 2 पीढ़ियों का इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है भाई। इसके अलावा आषाढ़ का एक दिन कालिदास जी पर लिखा गया है, तो 3 खंडों में विभाजित है कि कालिदास पहले गांव में हैं, उनकी प्रेमिका मल्लिका होती है, फिर वो चले जाते हैं उज्जैन, वो नाटक उनका प्रसिद्ध हो जाता है विज्ञान शाकुंतलम, विवाह प्रेम गुंजरी से हो जाता है। बाद में फिर वो अपने गाँव लौटते हैं, बात करते हैं वो किसके साथ, रहने की मल्लिका के साथ, लेकिन वो नहीं रह पाते। तो आषाढ़ के एक दिन से शुरू होता है बारिश से ही, और आषाढ़ के एक दिन बारिश पर ही ये नाटक समाप्त होता है। आधे अधूरे नाटक, यहाँ पर एक सावित्री है, सावित्री का विवाह हो चुका है, उसका एक बेटा 2 बेटियां हैं, और 3 पुरुष और अन्य हैं जिनसे सावित्री को लगता है कि इनके साथ जीवन में रहा जाए तो अच्छा है, लेकिन अंत में ये नाटक का अंत दुखद ही होता है। एक प्रकार से वो कहते हैं यहाँ तो सारे के सारे आधे अधूरे हैं। इसके अलावा बकरी नाटक, ये विपत्ति की बकरी होती है जो भ्रष्टाचार पर, हमारी राजनीति पर ये दिखाया गया नाटक है। ठीक है, कि कैसे बकरी को 2 अंकों का नाटक है कि गांधी जी की बकरी घोषित कर देते हैं। इस नाटक की मुख्य बात यह है कि दूसरे अंक में इसके जो पात्र है ना, वो गांधी और नेहरू के वेश में पात्र आते हैं। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेठ जी का गजब का नाटक है। इसमें एक अध्यापक का कैसे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना होता है वो दिखाया है। 2 कथाएं पैरेलल चलती हैं, एक द्रोणाचार्य की कथा और एक वर्तमान की कथा। इसके अतिरिक्त महाभोज नाटक मन्नू भंडारी का है। मन्नू भंडारी जी ने महाभोज उपन्यास लिखा था, उस महाभोज उपन्यास का नाट्य रूपांतरण ये है। ठीक है, तो एक ही नाम से 2 रचनाएं उनकी हैं। फिर यूनिट नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। इसमें निबंध की चर्चा की गई है यूनिट नंबर 9 में। ठीक है, यूनिट नंबर 9 में 10 निबंधकारों के 11 निबंध है। भारतेंदु जी के 2 निबंध है, बाकी सबका 1 निबंध है। दिल्ली दरबार दर्पण, तो ये जब पहला दिल्ली दरबार लगा था तब का ये वाला निबंध लिया गया है। ठीक है, दूसरा भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इन्होंने बलिया में जो भाषण दिया था उस भाषण पर जो दादरी मेला है वहां पर आपका ये सबसे पहले भाषण दिया था। तो इस नाटक इस निबंध का इसमें जिक्र है, भारत की उन्नति क्यों नहीं हो पा रही है, वहां से लिया गया है। 1904 में शिव शंभू जी ने शिव शंभू चिट्ठे लिखे हैं। 8 चिट्ठे हैं जो कि लॉर्ड कर्जन को लिखे गए हैं। 1904 से 1905 तक इन चिट्ठों का समय है। उन चिट्ठों को छाप दिया गया है, वो हमारे यहाँ निबंध के रूप में आ गए हैं।
इसके अलावा मजदूरी और प्रेम सरदार पोर्ट सिंह का गजब का नाटक है, सॉरी निबंध है, 8 भागों में बटा हुआ निबंध ये है ना। जैसे हल चलाने वाले का जीवन, जैसे गडरिये का जीवन, मजदूर और मजदूरी, मजदूरी और प्रेम, है ना, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, उसके अलावा समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, और जो है पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श, ऐसे करके 8 भागों में वाला निबंध आप लोगों को है। शिव मूर्ति निबंध है प्रताप नारायण मिश्र जी का, बड़ा प्यारा निबंध है। कविता क्या है, सबसे बड़ा निबंध है आपके यहाँ, जितने निबंध लगभग 25-30 पेज का निबंध है। ये 1909 में पहले लिखा, फिर 1939 में प्रकाशित ये हुआ, चिंतामणि भाग 1 में, शुक्ल जी का, बड़ा वैचारिक निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक ललित निबंध है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया, जिसमें जापान का जिक्र है, जिसमें नागासाकी हिरोशिमा का जिक्र आता है, जिसमें भारत बुद्ध, महात्मा बुद्ध का जिक्र आता है, जिसमें आपका कालिदास का जिक्र आता है ना, बहुत सारा इसमें जिक्र है, सब बताएंगे, हम बात करेंगे। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास इतना गजब का निबंध है भाई कि इस प्रकृति का, मानव की प्रकृति पर क्या योगदान है, उसकी नेचर पर क्या योगदान है, ये सब इसमें आता है। मेरे नाम का मुकुट भीग रहा है, गजब का व्यंग्य तो नहीं कह सकते, लेकिन दिखाया गया कि आदमी कितना ज्यादा निस्वार्थी हो सकता है, ये इस प्रकार का निबंध है। संस्कृति और सौंदर्य दूसरी परंपरा की खोज में से लिया गया है, ये आपका नामवर सिंह जी के द्वारा लिखा गया निबंध है, बड़ा प्यारा निबंध है, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी जिक्र किया गया है। उठ जाग मुसाफिर विवेकी राय जी के द्वारा लिखा गया निबंध है। तो ये हमारे पास जो है निबंध आगे सारे के सारे 11 निबंध, ठीक है, 10 निबंधकारों के। फिर हम बात करेंगे 10वां है, लास्ट में जो बचा सब इसमें आ जाता है। इसमें क्या क्या, इसमें 14 है कुल मिलाकर के जो विधाएं हैं, तो उनमें से क्या है, 4 आत्मकथाएं हैं, ठीक है, 2 यात्राव्रत, 2 रेखाचित्र, 2 जीवनियां, 2 व्यंग्यात्मक कहानी, 1 निबंध और 1 डायरी। कौन कौन से दिखा देते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा, ये सन से मैंने यहां पर लगा दिए हैं। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन जी ने 1937 में लिखा, यात्रा वृत्तांत है, पूरा लिख दिया मैंने, वो है क्या। 1943 में ठकुरी बाबा रेखा चित्र है, महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया। 1944 में शिवरानी देवी जी के द्वारा लिखा गया प्रेमचंद के घर में, ये उनकी जीवनी है, एक पूरी पुस्तक है, ठीक है। माटी की मूर्तें रामवृक्ष वेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया निबंध है, तगड़ा निबंध है ये, तो इसके बारे में बात करेंगे। अरे यायाबर रहेगा याद, अज्ञे जी का यात्रा वृत्तांत है, जिसको कई भागों में लिखा गया, उसका इसमें जिक्र किया गया, 1953 में लिखा गया है। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध है दिनकर जी के द्वारा, एक पूरी पुस्तक है, 4 भागों में ये विभाजित है, इसलिए इसका नाम है 4 अध्याय। जैसे कि प्राचीन वैदिक परंपरा कैसे आई, जैन बौद्धों का आंदोलन कैसे हुआ, मुस्लिम आक्रमणकारियों का भारत पर क्या प्रभाव रहा, और चौथा है कि ब्रिटिशर्स जब आए, जो उपनिवेश भारत जब बना, तो उसका क्या प्रभाव रहा। भोराराम का जीव एक ये व्यंग्यात्मक कहानी है, पेंशन न मिलने के कारण एक व्यंग्य लिखा गया है हरिशंकर परसाई जी के द्वारा। कृष्ण का जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र जी के द्वारा लिखी गई व्यंग्यात्मक कहानी है कि कैसे करके एक व्यक्ति के ऊपर अगर सरकारी कार्यालय में पेड़ गिर जाता है तो पहले परमिशन मांगी जाती है, उस व्यक्ति को बचाया नहीं जाता है। एक साहित्यिक डायरी मुक्तिबोध जी की एक ऐतिहासिक डायरी है, यहां से सवाल आया है। क्या भूलूं क्या याद करूं, बच्चन जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का पहला भाग है। आत्मकथा 4 भागों में उनकी, क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, 1970 में नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर 1977 में, और फिर है 1985 में 10 द्वार से सोपान तक। उसका पहला हिस्सा जो 1969 का है वो यहां पर दिया गया है। इसके अलावा आवारा मसीहा शरद चंद्र जी की जीवनी है, सर्वश्रेष्ठ जीवनी कही जाती है, 14 वर्षों में लिखी गई ये जीवनी है, 3 भागों में लिखी गई है, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। एक कहानी है भी मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा, एक उपन्यास टाइप है, ये भी बड़ी है। और मुर्दहिया तुलसीराम जी की आत्मकथा, दलित आत्मकथा ये है, 2010 की प्रकाशित आत्मकथा है। और आप हुदरी आत्मकथा है रमणिका गुप्ता जी की। तो ये सारे के सारे पोर्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। तो 4 आत्मकथाएं इसमें हैं, ये मैंने लिख भी दिया है। ये पूरा आपका यूजीसी नेट का प्यारे विद्यार्थियों सिलेबस है। अब आपको अगर आप इस सिलेबस को आप याद भी कर लें तो भी आपके सवाल यहां से सही हो जाएंगे। इसकी पीडीएफ मैं नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी की पूरी मैं पीडीएफ को लगवा दूंगा, आप यहां से डाउनलोड कर लेना। और जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी नेट देना चाहते हो, चाहे वो दिसंबर 2025 का या आप जो है 2026 में जुलाई का या 2026 में दिसंबर का, आप मेरे बैच से जुड़ सकते हैं। देखिए मैं अपने बैच को लिमिटेड एडमिशन रख करके पढ़ाता हूं, और आप लोगों ने मेरे सिलेबस डिस्कशन से देखा होगा कि भाई यूजीसी नेट का सिलेबस में 10 मिनट में या 15 मिनट में करके नहीं गया।
मुझे लगा कि यहाँ से सवाल आ सकते हैं। लगभग 1 घंटा की वीडियो हो चुकी है मेरी, ये सिलेबस डिस्कशन 1 घंटा है, यहाँ से भी सवाल आएंगे, याद रख लेना। एक करीब 4 से 5 सवाल हर पेपर को उठा के देखो, यहीं से भी तुम लोगों को मिलने वाले हैं। केवल सिलेबस डिस्कशन से बता रहा हूँ, ये भी एक क्लास है मेरी आप लोगों के लिए। तो आप जुड़ने के लिए एक नीचे नंबर दिया गया है ना, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और Y887 कूपन कोड का यूज करके आप जुड़ सकते हैं। या फिर अगर आप अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो अड्डा 24/7 का ऐप है, पहले ऑप्शन पर आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जब आप क्लिक करेंगे विद्यार्थियों, आप ऑल कोर्सेज की कैटेगरी में जाइएगा और आप जाइएगा यूजीसी पर। तो जैसे आप यूजीसी पर जाएंगे तो ये आपके सामने यूजीसी नेट हिंदी आएगा और यहाँ पर ये पेपर 1 प्लस पेपर 2 है, आप इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों मिलेंगे, इसको मेगा पैक बोलते हैं। अगर आपको केवल फर्स्ट पेपर चाहिए तो ये है, और केवल अगर हिंदी का बैच चाहिए तो प्यारे विद्यार्थी तो ये है। किसी को भी, जैसे मान लो आप इस पर क्लिक कर रहे हैं, आप इस पर क्लिक कर दिया आपने, किसी पर भी आप क्लिक कर सकते हैं जो आपकी आवश्यकता हो। बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और आप इसमें Y887 कूपन कोड आप लोग लगा देंगे। यदि आप Y887 लगा देंगे तो आप लोगों को ये बैच मिल जाएगा और ये बैच आप लोगों को अवेलेबल हो गया। फिर आप लोग जुड़ जाएंगे और मेरे बैचेस फिलहाल 10 जुलाई से आरंभ होने वाले हैं। इसके बाद हम आगे भी बात करेंगे। इसकी PDF मैं आपको नीचे लगवा देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने सिलेबस को बहुत ध्यान से, बहुत मन से देखा होगा और आप लोगों का यूजीसी नेट क्वालिफाई होगा, JRF क्वालिफाई होगा और आपकी PhD के लिए भी आपका एडमिशन होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, मेहनत आपके साथ करूंगा। रोज शाम 6 बजे यूजीसी नेट अड्डा 24/7 चैनल पर मेरी क्लास चलती है, YouTube आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।